वेलकम। अब हम इस लेक्चर में देखेंगे बैंकिंग कंपनीज की रेलेवेंस क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन बैंकिंग कंपनीज में पूछे जा सकते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कितनी वेटेज है। बैंकिंग कंपनीज बेसिकली क्या होता है, जितने भी बैंक्स होते हैं, बैंक्स में आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, और उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, कैसे वो लोन देते हैं तो उसकी एडवांसेस कैसे होती है, कौन कौन से रेगुलेशन उनके लिए एप्लीकेबल हैं, ये हम इसमें समझेंगे। तो बैंकिंग कंपनीज बहुत ही आसान टॉपिक है, इस पे नॉर्मली 5 प्रकार के क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं। तो पहला तो इसमें आता है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग, मतलब जो बिल डिस्काउंट होते हैं उसकी रिबेट हम कैसे निकालते हैं ये। सेकंड होता है जो प्रोविजंस अगेंस्ट एडवांसेस, बैंक वाले जो भी लोन देते हैं तो उनको बैंक वाले क्या टर्म यूज करते हैं, एडवांसेस। जो लोन लेता है उसके लिए लोन है, बट बैंक के लिए क्या, एडवांसेस है, और बैंक के लिए एसेट होते हैं। फिर कैपिटल एडुकेसी रेशो के क्वेश्चंस होते हैं, जो बेसिल 3 नॉर्म्स के हिसाब से क्या उसकी कंप्लायंस होनी चाहिए। कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि जो बैंक गारंटी होती है उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, या बिल्स फॉर कलेक्शन कैसे होती है, या जो बैंक की इंटरेस्ट इनकम है कैसे उसको हम अकाउंटिंग में लेके आते हैं। और फिफ्थ होता है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का एक फॉर्मेट होता है, और उसी के हिसाब से बैंक को अपनी बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट बनाना होता है। नॉर्मली बैंकिंग का क्वेश्चन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है और बहुत ही आसान है। कुछ इसके फॉर्मेट होते हैं और कुछ इसके वे है उसको प्रेजेंट करने का जो ध्यान में देना होता है, ताकि मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, फुल बाय फुल उसके इसमें मार्क्स आ सकते हैं। क्वेश्चन कभी भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता। नॉर्मली एक सेट इसकी फॉर्मेट है, सेट रूल्स हैं, अगर वो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग उसकी क्लियर हो जाए तो बहुत ही आसान, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। और फ्रॉम द पास्ट ट्रेंड देखा जाए तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में नॉर्मली 8 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको प्लीज आप देखें। थैंक यू। वेलकम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैंकिंग कंपनीज का फर्स्ट टॉपिक हम समझेंगे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम इसको समझते हैं कि रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड को कैसे हम अपने अकाउंट्स में ट्रीट करते हैं। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, इसको समझने के लिए। अब जैसे क्लास 11th में आपने एक टॉपिक किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो उसमें बिल डिस्काउंट कस्टमर करवाता है बिजनेसमैन किससे, बैंक से, और उसकी हमने अकाउंटिंग सीखी थी। अब इस चैप्टर में बैंकिंग कंपनीज में हम अकाउंटिंग देखेंगे बैंक्स की, जब बैंक वाले बिल डिस्काउंट करते हैं कस्टमर का। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। सिंपली रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का जो टॉपिक है हम कैलकुलेट करते हैं वो टोटल डिस्काउंटिंग इनकम बैंक की, या जो इंटरेस्ट इनकम है जो बैंक ने अर्न की है बिल से, बट उसका लिंक उन बिल से है जिसकी मैच्योरिटी डेट फॉल होती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो एग्जांपल लेते हैं, एक बिल हमने डिस्काउंट किया, मतलब बैंक ने डिस्काउंट किया 1 मार्च को, कितने का, 45 डेज का। बिल अमाउंट है 10 लाख, डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं 12% पर एनम। तो टोटल अगर हम उसका लें 10 लाख का 12%, 45 डेज का 14,795 टोटल डिस्काउंटिंग इनकम बनती है। बट ये जो 45 डेज है ना, इसमें 30 डेज तो हैं, ये तो हैं आपके करंट फाइनेंशियल ईयर के, करंट फाइनेंशियल ईयर के, और जो बाकी के 15 डेज हैं वो क्या है, आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के। तो टोटल जो आपकी डिस्काउंटिंग इनकम जो बैंक की बनती है 14,795 की है, बट उसमें से 30 डेज की इनकम इस साल की है करंट ईयर की, और 15 डेज की इनकम नेक्स्ट ईयर की है। जो 15 डेज की इनकम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की ना, उसकी हम अकाउंटिंग समझेंगे। वो बेसिकली सिंपली क्या होता है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या है, जो बिल बैंक ने डिस्काउंट किया है उसकी जो इनकम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से लिंक है, मतलब अगर उसकी मैच्योरिटी डेट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में है तो जितने दिन की इनकम ईयर एंड 31 मार्च से लेके अप टू द डेट ऑफ मैच्योरिटी है उस बिल की, उसको हम निकालेंगे, और उसको हम सिंपल टर्म्स में क्या कहते हैं, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। तो हमने ये देखा 14,795 टोटल डिस्काउंटिंग इनकम है,
30 डेज है बेसिकली करंट फाइनेंशियल ईयर की, 15 डेज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की। जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की है वो उसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं बैंकिंग की लैंग्वेज में, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। इसके हम सिंपल वे में अगर एंट्री देखें बहुत ही आसान है। जैसे बिल जब डिस्काउंट होता है, अब हम एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बिल कस्टमर ने डिस्काउंट करवाया तो बैंक वाले ने परचेज किया, तो बैंक ने जब परचेज किया तो बैंक के लिए बिल क्या होता है, एसेट। एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, वो डेबिट होता है 10 लाख। अप टू कस्टमर हमने देखा टोटल डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे 14,795, तो बैंक वाले कस्टमर को कितना पैसा देंगे, 9,85,205, और बाकी ये बैंक की डिस्काउंटिंग इनकम है 14,795। ठीक है जी। अब ये कस्टमर को देना है तो हमें पता है जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। तो हमने कस्टमर को क्रेडिट किया, डिस्काउंटिंग इनकम को इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि जब भी इनकम इंक्रीज होती है उसको क्रेडिट किया जाता है। और ये पैसा जब हम कस्टमर को देंगे तो कस्टमर अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि जब बैंक की लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं, और बैंक जब देगा कस्टमर को कैश तो बैंक का एसेट कम होगा। एसेट जब भी कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो हम कस्टमर को कितना देंगे, 9,85,205। अब बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। आउट ऑफ दी डिस्काउंटिंग इनकम हमने निकाला कि डिस्काउंटिंग इनकम कितनी है, 14,795। इसमें से ओनली 30 डेज इनकम जो आपकी 30 डेज की इनकम है, तो हमने एक चीज समझी कि इसमें से जो डिस्काउंटिंग इनकम टोटल 14,795 की है, 30 डेज की इनकम तो करंट फाइनेंशियल ईयर की है और 15 डेज की इनकम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की है। ये क्यों है, क्योंकि देखो आपने एक मैचिंग कंसेप्ट क्लास 11th में भी सीखा था और सीए फाउंडेशन में भी सीखा था या सीपीटी में सीखा था। तो मैचिंग कंसेप्ट में मैच करते हैं करंट ईयर रेवेन्यू विद करंट ईयर एक्सपेंस। अब करंट ईयर रेवेन्यू बैंक का जो 30 दिन है वो करंट फाइनेंशियल ईयर के हैं और बाकी के 15 डेज हैं वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के हैं, तो हमें उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो सिंपली जो 15 दिन की डिस्काउंटिंग इनकम है जो बैंक ने अर्न की है, इसकी एडजस्टमेंट होगी। मतलब ये बेसिकली क्या है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इनकम रिसीव्ड एडवांस की एंट्री क्या होती है, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड एडवांस। बैंक वाले इस डिस्काउंटिंग इनकम को टेक्निकली वे में क्या एंट्री पास करते हैं, वो 31 मार्च को डिस्काउंटिंग इनकम अकाउंट डेबिट 4932 टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग इनकम क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि इनकम उतने अमाउंट से कम होगी। इनकम जब भी कम होती है तो डेबिट होता है और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे बैंक की ये लायबिलिटी है 4932 की। क्यों, क्योंकि ये वाली इनकम बैंक ने रिसीव कर ली है, बट इसका संबंध किससे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। तो ये हमने 4932 निकाला, 10 लाख इंटू 12/100 इंटू 15/365। अब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखें तो क्योंकि ये इनकम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की है, तो डिस्काउंटिंग इनकम ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर रिसीव्ड इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम। तो 1 अप्रैल को ही हम ये एंट्री रिवर्स कर देंगे। सिंपल है, जैसे देखो आप अकाउंटिंग करते हो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की, सेम 1 अप्रैल को हमने उसी अकाउंटिंग एंट्री को रिवर्स किया। रिवर्स कैसे किया, बैंक की लायबिलिटी जब भी कम होगी तो क्या होगा, डेबिट होगा। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग डेबिट हुआ टू डिस्काउंटिंग इनकम, बैंक की इनकम इंक्रीज हुई। इनकम जब भी इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं 4932 से। तो सिंपल वे में देखो, ये तो अभी एक बिल की बात है। मान लो बहुत सारे बिल बैंक ने डिस्काउंट किए हैं, तो उन टोटल सभी बिल का, इसी एक बिल का जैसे अभी हमने सीखा, सभी उसी वे से अकाउंटिंग करते हैं। और टोटल मान लो कि 50,000 बिल है, तो 50,000 बिल का जो भी मैच्योरिटी डेट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आती है उसका टोटल, जैसे अभी हमने निकाला अमाउंट, वो अमाउंट निकालते हैं, उसको हम कहते हैं रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग, और उसकी अकाउंटिंग एंट्री हम करते हैं 31 मार्च को, और फिर 1 अप्रैल को वही वाली एंट्री क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है।
आप प्लीज इसको नोट डाउन जरूर कर लो। वेलकम। अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। बहुत ही आसान कंसेप्ट है। हमने इसकी अकाउंटिंग एंट्री पहले जब एग्जांपल डिस्कस किया था तब भी समझी थी, अब थोड़ा टेक्निकल वे में समझते हैं। फर्स्ट अकाउंटिंग एंट्री बहुत ही सिंपल है, आप प्लीज इसको नोट डाउन जरूर करना। फॉर बिल्स परचेज्ड और बिल्स डिस्काउंटेड बाय द बैंक। देखो, जब भी बिल बैंक परचेज करता है या डिस्काउंट करता है उसका मतलब एक ही होता है। तो जब बिल बैंक ने परचेज किया तो एंट्री होगी बिल्स परचेज्ड अकाउंट, बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट। ये क्यों डेबिट हुआ? ये बैंक ने जब परचेज किया तो बैंक के लिए एसेट है। एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। टू कस्टमर। अब कस्टमर क्या है? बैंक ने बिल परचेज किया है, बैंक ने कस्टमर को पैसा देना है, तो कस्टमर क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। टू डिस्काउंटिंग एंड इंटरेस्ट इनकम। तो ये बैंक की इनकम है, इनकम जब भी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अब ये तो बिल जब परचेज हुआ तब की है। जब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर फॉर ट्रांसफर ऑफ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ अनअर्न्ड, द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो पिछले साल के बिल डिस्काउंट किए थे उसकी जो अनअर्न्ड इनकम थी, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, उसकी काउंटिंग एंट्री कैसे होगी? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट। अब ये क्या है? पिछले साल थी लायबिलिटी और इस साल जब डेबिट किया तो लायबिलिटी कम होगी। लायबिलिटी जब भी कम होती है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। टू डिस्काउंटिंग इंटरेस्ट इनकम, और ये जब भी इंक्रीज होता है इनकम तो उसको हम क्रेडिट। तो इनकम इंक्रीज हुई है तो इसको हमने क्या किया? क्रेडिट। एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर ट्रांसफरिंग अनअर्न्ड डिस्काउंटिंग इनकम टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, डिस्काउंटिंग इंटरेस्ट इनकम को हम डेबिट करेंगे टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। इनकम जब भी कम होती है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इनकम कम हुई है इसलिए डेबिट हुआ, और ये रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड लायबिलिटी है। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। अब एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल का अंत होता है, फॉर ट्रांसफरिंग द डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट इनकम टू पीएल अकाउंट। देखो, हम बेसिकली हमने पता है कि जब इनकम ट्रांसफर करते हैं पीएल में तो एंट्री क्या पास होती है? पीएल अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, यही एंट्री पास होती है। अब यहाँ पे हम डिस्काउंटिंग, तो जब इनकम हम पीएल में दिखाते हैं तो एंट्री होती है इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएल, और अब यहाँ पे डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट इनकम है तो उसको डेबिट किया टू पीएल। द बैलेंस इन द रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज डिस्क्लोज्ड इन द लायबिलिटीज साइड अंडर द हेड ऑफ अदर लायबिलिटीज। जब हम बैंकिंग की बैलेंस शीट सीखेंगे तो बैंक की बैलेंस शीट में एक अदर लायबिलिटी शेड्यूल 5 होता है, वहां पे हम दिखाएंगे बैलेंस किसका? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का। प्लीज आप इसको नोट डाउन जरूर। थैंक यू। वेलकम। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं जो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड के ऊपर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट उसमें वही चीज जो कंसेप्ट अभी हमने सीखा है वो उसी की एप्लीकेशन होगी। बिल्कुल ध्यान से आप देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, on 31st March 2018, Shivam Bank Limited had a balance of 9 crores in rebate on bill discounted account. तो ये ओपनिंग बैलेंस है किसका? rebate on bill discounted का 9 crores. During the year ended 31st March 2019, Uncertain Bank Limited discounted bills of exchange of 4,000 crore. तो टोटल अनसर्टन बैंक लिमिटेड ने जो बिल डिस्काउंट किए वो 4,000 करोड़ के किए, और जो चार्जिंग इंटरेस्ट एट 18% पर एनम, इंटरेस्ट रेट एट 18% एनम बेसिकली क्या है? उसकी डिस्काउंटिंग इनकम है। द एवरेज पीरियड ऑफ डिस्काउंट बीइंग फॉर 73 डेज। अब
जो एवरेज डिस्काउंटिंग इनकम है वो 73 डेज की थी. Of these bills of exchange, 600 crores were due for realization from the acceptors after 31st March 2019. The average period outstanding after, तो प्लीज आप इसको अंडरलाइन कीजिए, जो एवरेज पीरियड है आउटस्टैंडिंग आफ्टर 31st मार्च 2019 का वो कितने का है? 36.5 डेज का. तो ये जो टाइम स्पैन है 31 मार्च के बाद 36.5 डेज का एवरेज पीरियड है, कितने बिल्स पे? 600 करोड़ पे. इस पे जो डिस्काउंटिंग इनकम निकलेगी वो बेसिकली होगा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऑन 31st मार्च 19. बेसिकली क्योंकि ये वो इनकम है उन बिल्स की जो डिस्काउंट तो करंट ईयर में हुई हैं, बट उसकी मेच्योरिटी डेट कब फॉल हो गई है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में. और Uncertain Bank Limited ask you to pass journal entries and show the ledger accounts pertaining to discounting income and rebate on bill discount. ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा एग्जाम्स में आता है और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है. इसको हम देख, तो पहले तो हम इसकी डिस्काउंटिंग इनकम निकालते हैं. तो अगर हम देखें इसकी जो डिस्काउंटिंग इनकम है, तो कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन बिल्स परचेज, टोटल 4000 करोड़ के बिल्स परचेज किए. 18% डिस्काउंट रेट है या इंटरेस्ट रेट है, उसका एवरेज टाइम स्पेन कितना दिया गया है? 73 डेज. तो 73/365 किया तो टोटल जो डिस्काउंटिंग इनकम बैंक को मिली वो कितनी है? 144 करोड़. अब हमें पता है कि 600 करोड़ के वो बिल्स हैं जिसकी मेच्योरिटी डेट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में है. तो हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड एज एट 31st मार्च 19. 600 करोड़ इंटू 36/365, बेसिकली 36.5 डेज बाद है, इंटू 18/100. तो टोटल जो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कितना है? 10.8 करोड़. तो ये क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है. अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री देखें. हमें पता है कि बिगनिंग ऑफ द ईयर में हमें 9 करोड़ का पिछले साल की बैलेंस है. किसका? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का. कब? 31st मार्च 18 का. तो 1 अप्रैल 18 को हम क्या एंट्री पास करेंगे? रिवर्स करेंगे. रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंटिंग इनकम. रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि जो लायबिलिटी है वो आपकी कम हुई. जब लायबिलिटी जब भी कम होती है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं. और आपकी इनकम इस फाइनेंशियल ईयर की इंक्रीज हुई. इनकम जब भी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट. तो 9 करोड़ की हमने एंट्री पास की. प्लीज आप इसको नोट डाउन जरूर करना. अब 1 अप्रैल 2018 से लेके 31st मार्च 19 तक टोटल 4000 करोड़ के बिल्स डिस्काउंट किए. तो अकाउंटिंग एंट्री बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट, या इसको हम ये भी कह सकते हैं बिल्स परचेज अकाउंट डेबिट, दोनों ही ठीक. 4000 करोड़ टू कस्टमर 3856. डिस्काउंटिंग हम कहें या फिर इंटरेस्ट इनकम कहें, एक ही बात है. डिस्काउंटिंग कहें या इंटरेस्ट इनकम, अकाउंट को क्रेडिट किया 144 करोड़ से. आप इसकी जो नरेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कई दफ़ा हाफ मार्क्स होते हैं या 1/4 मार्क्स होते हैं. तो जब भी आप अकाउंटिंग एंट्री लिखो, इसकी जो नरेशन है बिल्कुल लिखो. बहुत सिंपल होता है लिखना. बीइंग से आपको स्टार्ट करना है और जो भी अकाउंटिंग एंट्री में वो आप हल्का सा बहुत कंसाइज वे में उसको लिख दो. इसको मिस नहीं करना चाहिए. हाँ, अगर एग्जाम्स में लिखा हुआ है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पेपर में, कि आपको नरेशन नहीं देनी, ओनली तभी आपको नहीं देनी चाहिए, नहीं तो हमेशा इसको देना चाहिए क्योंकि इसकी वेटेज होती है. अब 31 मार्च 19 को हमें पता है कि जितनी जो डिस्काउंटिंग इनकम है 10.8 करोड़ की नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को परटेन करती है. तो हमने एंट्री पास की, डिस्काउंटिंग इनकम को डेबिट किया 10.8 करोड़ से और टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 10.8 करोड़ से.
इनकम को क्यों डेबिट किया? बिकॉज जो टोटल हमने डिस्काउंटिंग इनकम अर्न की है उसमें से ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की है। तो इनकम जब भी कम होती है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है? डेबिट। रिबेट एंड बिल डिस्काउंटेड लायबिलिटी है, हमें पता है लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो हम इसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अब कितनी डिस्काउंटिंग इनकम पीएल में जाएगी? हमें पता है 144 करोड़ की अर्न की, फिर 9 करोड़ को जो ओपनिंग था और 10.8 करोड़ की जो इस साल मिले हैं बट वो पर्टेन करते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को, तो वो लेस होगा। तो टोटल सिंपली जो पीएल में हम अपनी इनकम दिखाएंगे इट विल बी इक्वल टू 144 करोड़ प्लस 9 करोड़ माइनस 10.8 करोड़। तो क्या बनेगा? 142.2 करोड़, 142.2 करोड़। या आप इसको नोट डाउन जरूर करें। अब इसी अकाउंटिंग एंट्रीज का हमें जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन में वो हमें लेजर अकाउंट बनाना है, तो इसी की पोस्टिंग कर देंगे। बहुत ही सिंपल है। देखो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का ओपनिंग बैलेंस था 9 करोड़, ये सारी फिगर्स इन करोड़ हैं, तो ओपनिंग बैलेंस 1418 को हमने लिखा 9 करोड़। ठीक है जी। अब यही वाली हमने इसको डिस्काउंटिंग इनकम कहाँ पे हमने शिफ्ट की? डिस्काउंटिंग इनकम अकाउंट में, फ्रॉम रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट से डिस्काउंटिंग इनकम पे। तो 1418 को हमने एंट्री पास की, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड टू डिस्काउंटिंग इनकम 9 करोड़ ये हो गया। तो इसका इम्पैक्ट यहाँ भी आएगा, जो डिस्काउंटिंग इनकम का अकाउंट है 9 करोड़। उसके बाद हमें जो टोटल बिल्स हमने डिस्काउंट किए उसमें से कितनी डिस्काउंटिंग इनकम हमने अर्न की? 144 करोड़ की। अब उसमें से 10.8 करोड़ पर्टेन करता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, तो हमने एंट्री पास की डिस्काउंटिंग इनकम टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 10.8 करोड़। तो वही चीज रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड में हम उसको दिखाएंगे 10.8 करोड़ की। तो वही रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा टू बैलेंस सीडी। अब जो डिस्काउंटिंग इनकम है अब वो अल्टीमेटली, बिकॉज डिस्काउंटिंग इनकम क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। हमें पता है जो भी नॉमिनल अकाउंट होता है उसको क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पीएल में ट्रांसफर करना होता है। तो टू पीएल अकाउंट किया 142.2, ये बेसिकली क्या है? बैलेंसिंग फिगर है। और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड बेसिकली क्या होता है? ये पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट है या आपको बेसिकली लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस है, तो हमने टू बैलेंस सीटी कर दिया। तो आप प्लीज इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। आप जितना लिखोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू, वेलकम। अब इस लेक्चर में समझेंगे जो एडवांसेस होते हैं उनके ऊपर जो प्रोविजनिंग बैंक की होती है वो कैसे होती है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो इसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी आवश्यक होगी और उसको हम एग्जांपल्स देख के समझते हैं। बैंक जो भी लोन देता है उसको बैंक की टर्मिनोलॉजी में उसको एडवांसेस कहते हैं। अब जो एडवांसेस होते हैं अगर बैंक को टाइमली पेमेंट मिलती है इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट की तो उसको परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, और अगर बैंक को टाइमली पेमेंट नहीं मिलती तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में सब स्टैंडर्ड एसेट भी होते हैं, डाउटफुल एसेट भी होते हैं। वो क्या होते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसको हम समझते हैं। एक लोन बैंक ने दिया कितने का? 10 लाख का। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, आप इसको प्लीज ध्यान से देखना। उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू और अनपेड थी, मतलब ड्यू थी और अनपेड अभी भी है। कब थी? 1 अप्रैल 2016 को। तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड एसेट वो होता है जिसको हम परफॉर्मिंग एसेट भी कहते हैं, जिस पे इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट सब मिलती है और 90 दिन तक अगर नहीं भी मिली तो हम उसको स्टैंडर्ड एसेट ही कहते हैं। तो यानी कि ये वाला जो लोन है ये स्टैंडर्ड एसेट ही रहेगा अप टू 90 डेज फ्रॉम 1/4/16। जब 90 दिन हो जाएंगे उसके बाद बैंक की टर्मिनोलॉजी हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक ने किसी प्रकार का लोन दिया है,
हाउसिंग लोन हो, बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, किसी प्रकार का लोन हो और 90 दिन से अधिक हो गया और बैंक को ना इंटरेस्ट मिला है ना इंस्टॉलमेंट मिली है, तो 90 डेज एक्सीडिंग उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। तो यानी कि 90 डेज फर्स्ट 4 को इंस्टॉलमेंट ड्यू थी, नहीं मिली, तो हम 90 डेज देखें तो अप्रैल को फर्स्ट को ही ड्यू थी, तो वो भी 30 डेज होंगे, मई के 31, जून के 29, तो 29 जून तक 90 डेज बनते हैं। तो 90 दिन तक 29 जून तक तो ये स्टैंडर्ड एसेट है। उसके बाद 90 डेज एक्सीड होते ही यानी कि 30 जून से ये वाला जो लोन है वो क्या बन जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब इस पे 90 दिन से अधिक तक कुछ भी इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिली। अब बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी में एक सब स्टैंडर्ड एसेट होता है। वो क्या होता है, बहुत ही आसान है। कोई भी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, मतलब एसेट हम इसलिए कहते हैं बैंक की टर्मिनोलॉजी में कि जो बैंक ने किसी को लोन दिया हुआ है बैंक के लिए तो एसेट है, जिसने लोन लिया हुआ है उसके लिए लायबिलिटी है। तो सब स्टैंडर्ड एसेट क्या है, जो भी बैंक ने लोन दिया हुआ है और उसको 12 मंथ्स हो गए हैं और अप टू 12 मंथ्स वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, तो उसको सब स्टैंडर्ड एसेट कहेंगे। हमने देखा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब होता है, 90 दिन से अधिक हो गया, कुछ इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिली। और अगर कोई एसेट एनपीए है अप टू 12 मंथ्स तो उसको हम बैंकिंग में क्या कहते हैं, नॉन सब स्टैंडर्ड एसेट। और अगर एनपी है एक्सीडिंग 12 मंथ्स तो उसको हम क्या कहेंगे, डाउटफुल एसेट, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी में। तो हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये जो लोन था हमें पता है कि 30 जून के बाद तो क्या हो गया, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। और हमें पता है कि सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है कितनी टाइम तक, 12 मंथ्स तक। तो 36 2016 से लेके 30 जून 2017 तक ये क्या रहेगा, सब स्टैंडर्ड एसेट रहेगा। और इसके बाद जैसे ही 30 जून 2017 हो गई, उसके बाद ऑनवर्ड्स दैट इज फ्रॉम 1 जुलाई ये क्या बन जाएगा, डाउटफुल एसेट। तो ये कुछ टर्म्स हैं सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एसेट, इसको हमने इस एग्जाम्पल में समझा। इस एग्जाम्पल को आप कम से कम एक या दो दफ़ा ज़रूर देखना, तो इससे आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। और प्लीज़ आप इसको लिखना भी ज़रूर, जितना आप लिखोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। वेलकम। अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जिसका भी हमें एग्जाम्पल में हमने देखा था कि स्टैंडर्ड एसेट क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है, तो उसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है वो हम देखेंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आता है, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, बैंक लोन्स को टेक्निकली क्या यूज करते हैं टर्म्स, एडवांसेस। तो स्टैंडर्ड एसेट क्या है, standard assets is one in which bank does not disclose any problem and which does not carry more than normal risk attached to the business. Such an asset is not an NPA. They are also known as performing assets. Technical terms हम इसको ये कह सकते हैं कि standard asset परफॉर्मिंग एसेट्स तो हैं, उसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होती, नियम से इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट मिलता रहता है। तो अप टू 90 डेज अगर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट नहीं भी मिली तब भी हम उसको स्टैंडर्ड एसेट ही कहते हैं। अप टू 90 डेज इवन इफ नो इंस्टॉलमेंट रिसीव on loan, it is taken as standard। बहुत आसान कंसेप्ट है, 2-3 बातें ध्यान में रखनी है तो बिल्कुल आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या, ये टर्म आपने देखा होगा, बहुत ही फेमस टर्म है। न्यूज़पेपर्स में भी आप देखते हो, टीवी में देखते हो कि बैंक्स का एनपीए बहुत हो गया है। वो क्या होता है, देखो कोई भी बैंक ने लोन दिया है 90 डेज से ज़्यादा हो गया, बैंक को ना इंटरेस्ट मिला ना इंस्टॉलमेंट, तो उसको बैंकिंग टर्म्स में टेक्निकली हम क्या कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एन एसेट बिकम्स एनपीए व्हेन इट सीज टू जनरेट income for the bank and interest
और प्रिंसिपल हैज रिमेन्ड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 90 days ओवरड्यू, मतलब 90 दिन से अधिक हो गया इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट ओवरड्यू है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की आगे बाइफर्केशन देखते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट। ये क्या होता है कि कोई भी लोन जो एनपीए है, एनपीए कब है, अप टू 12 months, मतलब 12 months तक वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सब स्टैंडर्ड एसेट। A substandard asset is one which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months. अब डाउटफुल एसेट वो होता है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है 12 मंथ से अधिक। अप टू 12 मंथ्स तो सबस्टैंडर्ड है, 12 मंथ्स एक दिन, उसको हम क्या कहेंगे, डाउटफुल एसेट, अगर वो एनपीए है। एन एसेट इज क्लासिफाइड एज डाउटफुल if it has remained in the substandard category for a period of more than 12 months. Simply it implies an asset is a NPA for a period exceeding 12 months. अब कुछ रेट्स ऑफ प्रोविजनिंग है, कुछ जो आरबीआई है वो उन्होंने प्रोविजनिंग रेट बताई है कि जैसे देखो हम फाइनल अकाउंट्स में आपने देखा होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट होता है। अब बैड डेट प्रोविजनिंग क्या होती है कि जो डेटर्स होते हैं जिनसे पैसा लेना है, कि आपको पता है कलयुग है, कलयुग में कई लोग पैसा देते हैं, कई लोग नहीं देते, तो बिजनेस वाले क्या करते हैं, उसकी प्रोविजनिंग करते हैं, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट होता है। ऐसे ही बैंक्स जो लोन देता है तो वो प्रोविजनिंग करता है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट जो आपने फाइनल अकाउंट्स में सीखा है, जो 11th में भी किया आपने, सीए फाउंडेशन में भी किया, उसकी प्रोविजन का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर बिजनेस को लगता है 5% प्रोविजन करना है तो 5% कर सकते हैं, 2% करना है, 1%, वो उनकी अपनी डिस्क्रिप्शन पे है। बट बैंक्स के लिए ये प्रोविजनिंग के नॉर्म्स आरबीआई ने बताए हैं कि आरबीआई कहता है कि जो भी आपने लोन दिए हैं उसकी ये वाली प्रोविजनिंग आपको मस्ट है, ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। तो इसमें आरबीआई की गाइडलाइंस है, तो हम देखते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा, बहुत आसान है। जो स्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं, तो स्टैंडर्ड एसेट कुछ भी हो, चाहे सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, उसके लिए यही नॉर्म्स है। कुछ एग्रीकल्चर के लिए लोन दिए, एंड एसएमई, एसएमई क्या होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, 0.25% है। एडवांसेस टू रियल एस्टेट के लिए दिए तो 1% है। ऑल अदर लोन्स एंड एडवांसेस है तो 0.4% है, और यही सबसे अधिक उपयोग में आता है 0.4%, क्योंकि अगर कुछ लोन दिया है उसके लिए स्पेसिफिक इंडस्ट्री का नाम नहीं दिया तो हम 0.4% लेते हैं। सब स्टैंडर्ड एडवांसेस है, अगर सिक्योर्ड है तो 15% है। एक चीज हमेशा आप ध्यान रखना, अगर कुछ भी नहीं कहा हुआ तो बैंक लोन जितने भी होते हैं हमेशा सिक्योर्ड ही हम मानते हैं। अगर क्वेश्चन कहता है कि ये अनसिक्योर्ड है तब भी हम उसको अनसिक्योर्ड मानेंगे, नहीं तो जब भी प्रोविजनिंग करेंगे हम ये मान के चलते हैं कि ये वाला जो एडवांस है वो सिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड एक्सपोजर 25% है। अब unsecured exposure in respect of infrastructure loan where certain safeguards such as escrow accounts are available, तो उसके लिए 20% की प्रोविजनिंग है। अनसिक्योर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है, और जहाँ पे एस्क्रो अकाउंट से उसकी कुछ सिक्योरिटी है तो 20% है। तो डाउटफुल एडवांसेस हैं, उसमें अगर अनसिक्योर्ड है तो बिल्कुल 100% है। सिक्योर्ड पोर्शन है, अगर डाउटफुल अप टू 1 ईयर है तो 25% लगेगा, डाउटफुल 1 से लेके 3 साल तक के बीच में है 40% लगेगा, डाउटफुल मोर देन 3 ईयर्स है 100% लगेगा, और लॉस एसेट है 100%। ये चीज आप मान के चलो, इसके नोट आपको ध्यान देने हैं। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन ऑलवेज अज्यूम दैट एडवांसेस आर सिक्योर्ड। सेकेंड नोट है, आरबीआई का सर्कुलर है 22 अगस्त का, उसमें आरबीआई ने कहा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ एनपीए इफ द सिक्योरिटी वैल्यू इज लेस देन 50% देन ट्रीटेड एज डाउटफुल, एंड इफ सिक्योरिटी वैल्यू इज लेस देन 10% उसको हम क्या मानेंगे, लॉस एसेट। लॉस एसेट क्या होता है कि जब लगता है कि बहुत कम संभावना है कि पैसे मिलेंगे, या ऑडिटर्स ने कह दिया कि पैसे शायद नहीं मिल पाएंगे, चाहे इंटरनल ऑडिटर हो या एक्सटर्नल, तो उसको लॉस एसेट कह सकते। अब
डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल प्रोविजन रिक्वायर्ड फॉर एडवांस कवर्ड बाय ECGC DICGC। अब ECGC क्या होता है? ये होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, और DICGC क्या होता है? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इनका क्या काम होता है? देखो, मान लो कोई एक्सपोर्ट पर्पस के लिए लोन लेता है, जिसको हम पैकिंग क्रेडिट कहते हैं, PC कहते हैं। अब बैंक को विश्वास नहीं होता कि हम एक्सपोर्टर को लोन दें या ना दें, तो जो एक्सपोर्टर होता है वो ECGC के पास जाता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, की मुझे बैंक से लोन दिलवा दो, आप गारंटी दे दो, तो बैंक वाले दे देंगे। अब जो ये ECGC है ना, इनको एक्सपोर्ट बिजनेस की काफ़ी नॉलेज होती है। ये एक्सपोर्टर को देख के एनालिसिस कर लेते हैं कि इस एक्सपोर्टर को लोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो ये बैंक को कहते हैं कि बैंक जी इनको लोन दे दो, अगर ये पैसा नहीं देगा तो हम दे देंगे। तो ये गारंटी उन्हीं अच्छे एक्सपोर्टर्स की देते हैं। और जो DICGC वाले होते हैं, ये एक्सपोर्टर के अलावा किसी को लोन चाहिए तो इनके पास जाएगा कि आप बैंक को गारंटी दे दो। तो अगर इनको लगता है DICGC वालों को कि लोन अच्छे बिजनेस के लिए उन्होंने मांगा है बिजनेसमैन ने, तो फिर बैंक वाले लोन दे देते हैं और इनकी गारंटी ले लेते हैं। तो हम देखते हैं तो इसमें प्रोविजनिंग कैसे होगी? अगर कोई बैलेंस आउटस्टैंडिंग है लोन का, कुछ भी अमाउंट, और कुछ ना कुछ तो देखो बैंक के लोन सिक्योरिटी होते हैं। अब ये कभी होता है कि अगर लोन 1 करोड़ का है, सिक्योरिटी 80 लाख की है, तो कुछ पार्ट अनसिक्योर्ड होगा, बट नॉर्मली बैंक के लोन सिक्योर्ड होते हैं। तो इसमें लेस क्या करेंगे? रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, मतलब जो भी सिक्योरिटी दी है उसकी रियलाइजेबल वैल्यू। अब सिंपली बेसिकली क्या होता है? रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू होती है। ये क्या होता है? मार्केट प्राइस। मान लो कोई शेयर्स के अगेंस्ट शेयर सिक्योरिटी दी है अगेंस्ट लोन। जब लोन लिया था तब शेयर्स की वैल्यू थी 50 लाख, बट आज की डेट में जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उन शेयर्स की वैल्यू है 80 लाख। तो हम रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी क्या लेंगे? 80 लाख। अगर वही वैल्यू 10 लाख हो जाए तो हम 10 लाख लेंगे, तो आपका बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद हम क्या लेते हैं? एक्सटेंट ऑफ ECGC DICGC कवर। अब जैसे अगर ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ने कहा कि हम 50% गारंटी देते हैं, 60%, अगर 60% का, तो जो यहाँ पे बैलेंस आया जिसको हमने A बताया उसका 60% निकाल लेंगे और बाकी क्या हो जाएगा? अनसिक्योर्ड पोर्शन। तो हम देखते हैं इसकी कैसे प्रोविजनिंग होगी। जो अनसिक्योर्ड पोर्शन होता है उस पर तो सिंपल 100% लग जाएगा। जो सिक्योर्ड पोर्शन होगा उसमें अप्रोप्रिएट परसेंटेज होगी। जैसे अभी हमने सीखा था ना कि जो अभी अप्रोप्रिएट परसेंटेज क्या होती है, ये आप देखते हैं। ये अप्रोप्रिएट परसेंटेज दी हुई है। अगर वो सब स्टैंडर्ड है तो 15% है, अनसिक्योर्ड है 25% है, डाउटफुल अप टू 1 ईयर है तो 25%, 1 से 3 साल है तो 40%, डाउटफुल मोर देन 3 ईयर है तो 100%। तो ये वाली प्रोविजनिंग लगेगी। बहुत आसान है, ये आपको थोड़ी प्रोविजनिंग याद करनी पड़ेगी, बिल्कुल सिंपल है, याद हो जाएगी। तो इनटू अप्रोप्रिएट परसेंटेज जो आएगा तो टोटल प्रोविजन रिक्वायर्ड आएगा। अब अप्रोप्रिएट परसेंटेज डिपेंड्स ऑन वेदर एसेट इज सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल, जो भी कुछ है। ECGC पता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवर टू बैंक्स फॉर गिविंग लोन्स फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। एंड जो DICGC है ये देते हैं फॉर लोन्स गिवन अदर देन एक्सपोर्ट पर्पस। ये DICGC का ये सब्सिडरी है किसकी? RBI की। ठीक है, प्लीज आप इसको नोट डाउन जरूर। वेलकम। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये प्रोविजनिंग के ऊपर बेस्ड है, जो हमने अभी कंसेप्ट सीखा है प्रोविजनिंग ECGC DICGC का, जहाँ पे सिक्योरिटी होती है। बिल्कुल ध्यान से आप क्वेश्चन देखना, बहुत ही सिंपल है। From the following information, find out the amount of provision required to be made in the profit and loss account of a commercial bank for the year ended 31st March 2019. हम इसका पहला पार्ट लेते हैं, पैकिंग क्रेडिट। पैकिंग क्रेडिट क्या होता है कि जो भी एक्सपोर्ट पर्पस में हम लोन देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पैकिंग क्रेडिट कहते हैं। वो कितने का दिया है? 60 लाख का, अगेंस्ट विच बैंक होल्ड सिक्योरिटी वर्थ ₹15 लाख।
यानी कि बैंक ने 60 लाख का लोन दिया है, उसके आगे सिक्योरिटी कितने की है, 15 लाख की। अब इसमें 40% ऑफ द अबव एडवांस इज कवर्ड बाय ईसीजीसी। द अबव एडवांस हैज रिमेन डाउटफुल फॉर मोर देन 3 years, यानी कि 3 साल से अधिक हो गए, ये वाला एडवांस अभी आउटस्टैंडिंग है और इस पे सिक्योरिटी ईसीजीसी की कितनी है, 40%। अब हम देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो पैकिंग क्रेडिट कितने का है, यानी कि ये लोन बैंक ने दिया है जिसमें ईसीजीसी वालों ने गारंटी दी हुई है। कितने का लोन है, 60 लाख का। अब वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है, उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसकी वर्थ कितनी है, 15 लाख। अगर यहाँ पे 15 लाख की जगह कहते हैं रियलाइजेबल वैल्यू 10 लाख है तो हम 10 लाख लेते हैं। अगर क्वेश्चन कहता है कि इसकी रियलाइजेबल वैल्यू 50 लाख है तो हम 50 लाख लेते हैं। यानी कि हमें क्या लेस करना है, रियलाइजेबल वैल्यू। अगर वो नहीं दी हुई तो जो भी वैल्यू दी है वो हम लेस कर देंगे। तो 45 लाख बैलेंस आया इसका। बहुत ही सिंपल है। अब ईसीजीसी कवर क्वेश्चन में बताया गया 40% है, तो हम ये बैलेंस निकला है ए, इसका 40% लेंगे। तो 40% 45 का हम निकालते हैं तो क्या आता है, 18 लाख। यानी कि 18 लाख की गारंटी किसकी है, ईसीजीसी की। तो बैलेंस अनसिक्योर्ड क्या हो गया, 27। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। देखो 60 लाख का टोटल लोन था, बैंक के पास सिक्योरिटी थी 15 लाख की, तो बैलेंस बचा 45 लाख। अब 45 में से ईसीजीसी वालों ने गारंटी दी है 40% की, और ये सब गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, तो टोटली हम मानेंगे 18 लाख सिक्योर्ड है। तो अनसिक्योर्ड कितना हो गया, 27 लाख। तो हम देखते हैं इसकी प्रोविजनिंग कैसे लें। अनसिक्योर्ड पोर्शन वैसे ही 3 साल से अधिक हो गया है, क्वेश्चन में स्पष्ट कहा हुआ है कि 3 साल से अधिक डाउटफुल है, तो वो 27 लाख लगेगा, 100% प्रोविजनिंग। अब सिक्योर्ड पोर्शन भी 3 साल से अधिक है, तो अगर सिक्योर्ड भी 3 साल से अधिक है तो डाउटफुल 3 साल से ज्यादा होता है, तो वो भी 100%। तो आप देखो जो 15 लाख है उसका 100% कितना बना, 15 लाख प्लस 27, तो टोटल प्रोविजन कितना चाहिए हमें, 42 लाख का। आप प्लीज इसको नोट डाउन जरूर करना, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, प्रोविजन ऑन अदर एडवांसेस। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। बहुत ही सिंपल है, इसमें हमने प्रोविजनिंग निकालनी है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टैंडर्ड एसेट का दिया हुआ अमाउंट 3000 लाख है, सब स्टैंडर्ड का दिया हुआ है 2200 lakhs है, डाउटफुल एसेट फॉर 1 year 900 lakhs, फॉर सेकेंड ईयर 600 lakhs, फॉर थर्ड ईयर 400 lakhs, और मोर देन 3 years का जो डाउटफुल है 300 lakhs। और लॉस एसेट कितना है, 600। अब ये प्रोविजनिंग है, हमें पता है कि स्टैंडर्ड एसेट की 0.4% है। एक चीज हमेशा आप ध्यान देना कि स्टैंडर्ड एसेट चाहे सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, उसकी 0.4% ही है। सब स्टैंडर्ड की, सिक्योर्ड की 15% होती है, अनसिक्योर्ड की 25% होती है। और हम एक चीज मान के चलते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हुआ तो हम सभी लोन सिक्योर्ड मान। देखो आप कभी बैंक में जाओ लोन लेने के लिए, बिना सिक्योरिटी के वो लोन ही नहीं देंगे आपको। आप गाड़ी फाइनेंस करो तो कार की जो आरसी होती है, कार सिक्योर्ड होती है, वो एज अ उसमें हाइपोथेकेशन का क्लॉज होता है। आप हाउसिंग लोन लो तो हाउस प्रॉपर्टी होती है, वो उसकी रजिस्ट्री के कागज के अगेंस्ट ही लोन देते हैं। आप बिजनेस लोन लो तो जो फैक्ट्री होती है उसके कागज के अगेंस्ट लोन लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता, एक चीज हमेशा आप दिमाग में रखो, आप उस लोन को सिक्योर्ड ही मानोगे और उसके हिसाब से प्रोविजनिंग लगाओगे। तो सब स्टैंडर्ड 2200 लाख का 15%, तो 15% 2200 लाख का 330 आएगा। स्टैंडर्ड एसेट का 12 लाख। अब डाउटफुल फॉर 1 year 900 का 25%, 225। फॉर 2 years 600 का 40%, 240। फॉर 3 years 400 का 100%। फॉर 3 years 400 का 100%। फॉर 3 years 400 का 100% नहीं लगेगा, ये भी 40% लगेगा। क्यों? क्योंकि अप टू 3 years 40% है, तो 160 हो गया। मोर देन 3 years है तो 100%, 300 lakhs हो गया। लॉस एसेट 600 का 100%, 600 लाख। तो हम टोटल लें तो इसका बनेगा
7, 4, 6, 10, 16, 1867 लाख। तो टोटल प्रोविजनिंग कितनी आएगी? 1867 लाख। प्लीज अब इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए।